हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। लिंक आपको इन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप उन दोनों वीडियोस को स्टडी कर लें, उसके बाद आपके लिए फ़र्दर जो टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। जो चैप्टर 2 है उसका नाम क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। आज हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स जिसको हम यूज़ करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो डेटा कलेक्शन है ना, उसको कलेक्ट करने के बेसिकली 4 मेथड्स हैं। 1 मार्क क्वेश्चन, हाउ मैनी मेथड्स आर देयर टू कलेक्ट दी डेटा? देयर आर 4 मेथड्स दैट आर यूज टू कलेक्ट दी डेटा। यहाँ पे जस्ट मैंने नाम लिखे हैं। सबसे पहले आप नाम देख लीजिए क्या है। सबसे पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। हम इन सभी मेथड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स। और फोर्थ है इंटरव्यू थ्रू क्वेश्चनर्स एंड स्केड्यूल्स। जो हमारा फोर्थ मेथड है ना, इसको हम फर्दर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला है मेलिंग मेथड एंड सेकंड इज एन्यूमरेटर्स मेथड। अभी समझने की आप बात बाद में करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से 4 मेथड्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मीन्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट्स। हम ऑलरेडी पार्ट 1 में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा को कलेक्ट करने के लिए 2 पार्टीज़ अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ पे आप फोटोग्राफ में देख सकते हो, टोटल 3 पर्सनस हैं। ये जो दोनों पर्सनस हैं, ये दोनों इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए इनको कहा जाएगा इंटरव्यूअर्स। इंटरव्यूअर्स। और इधर एक पर्सन बैठा हुआ है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इस पर्सन को बोला जाएगा रिस्पोंडेंट। इसका मोटिव है जो क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे उनका रिस्पॉन्स देना, इसलिए इस पर्सन को बोला गया रिस्पोंडेंट। अब क्लास में आप हो और आपकी टीचर है, आप टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, आप उनको उनके क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो, देन यू आर दी रिस्पोंडेंट, जिनका मोटिव है रिस्पॉन्स को प्रोवाइड करना। सो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें डायरेक्टली कांटेक्ट किया जाता है रिस्पोंडेंट्स के साथ। ये जो यहाँ पे पिक आपको बना के दिखाई हुई है, ये इस पूरे मेथड को डिस्क्राइब करती है, जहाँ पे ये दोनों पार्टीज़ आमने सामने बैठ के इंटरव्यू ले रही हैं। ये 2 पर्सन इससे क्वेश्चन पूछेंगे और इसके बदले में ये पर्सन उनको जवाब देगा, इसलिए इस इंटरव्यू को कहा जाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डाटा कलेक्टेड बाय मेकिंग डायरेक्ट कन्वर्सेशंस विद द रिस्पोंडेंट्स के साथ डायरेक्टली बातचीत की जाती है और डेटा इकट्ठा किया जाता है। सबसे पहले पर्सन आया तो उससे पूछा जाएगा उसका नाम, फिर उसकी एज पूछ ली जाएगी, उसकी हॉबीज़ पूछ ली जाएंगी। मतलब ये सारा काम आमने सामने होगा। एक पर्सन क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा पर्सन उनके जवाब देगा। और इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है, जो एक्चुअल में इंटरव्यू ले रहा है, मैंने पहले वर्ड यूज़ किया इंटरव्यूअर, उसको हम इन्वेस्टिगेटर भी कह देते हैं, जिसका काम है चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना। जो पर्सन इंटरव्यू ले रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा, दूसरे पर्सन को उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया, तो इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि क्वेश्चन को आप चेंज करके उससे पूछ लो। फिर वो पर्सन एफिशिएंट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए किस तरह इंटरव्यू कंडक्ट करना है। सेकंड है एक्सट्रोवर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सट्रोवर्ट। 2 टर्म्स होती हैं, यहाँ पे मैं आपको दोनों का मीनिंग समझाऊंगी। एक होता है एक्सट्रोवर्ट और एक होता है इंट्रोवर्ट। जैसे हम ओपोजिट वर्ड्स की बात करते हैं ना, गुड बैड, इसी तरह ये एक दूसरे के ओपोजिट हैं। एक्सट्रोवर्ट वो पर्सन होता है जो खुल के दूसरों के साथ बात कर लेता है। कई बार आपने देखा होगा, कई इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ घुल मिल नहीं पाते, उनको अकेला रहना पसंद होता है। ऐसे पर्सन्स को कहा जाता है दे आर इंट्रोवर्ट इन नेचर।
इससे उलट वो पर्सन्स जो दूसरों से ईजिली बातचीत कर लेते हैं, अनजान लोगों से बातचीत कर लेते हैं, उनको कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट। सो जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे बंदे के साथ मिलने जा रहा है जिसको वो नहीं जानता। अगर वो घुले मिलेगा ही नहीं तो दूसरे से क्वेश्चंस वो कैसे पूछेगा, इसलिए पर्सन का एक्सट्रोवर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इम्पार्शियल, कि सच सच जो पर्सन आपको जवाब दे रहा है उनको रिकॉर्ड करते जाओ, अपनी मर्ज़ी से कोई मनगढ़ंत कहानी जो है वो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये नहीं है कि आप किसी रिस्पोंडेंट के पास गए नहीं, अपने आप ही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में आप जाइए और सारे आंसर्स जो हैं वो कलेक्ट करिए। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आप स्टूडेंट्स के लेवल की ली है। सपोज योर टीचर गेव यू अ टास्क टू मेक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन योर क्लास। यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा, फेस्ड आना है FACED। टाइपो एरर कई बार आ जाते हैं लिखते लिखते, इग्नोर देम। अब टीचर ने आपको टास्क दिया कि आप अपनी क्लास में बच्चों से पूछिए कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस होती है हमारे स्कूल में। हर एक स्टूडेंट को लगता है कि स्कूल में ये गलत बात है, इसको ये चीज़ चेंज करनी चाहिए। तो ऐसा एक काम टीचर ने आपको दिया, यू आर दी मॉनिटर, ठीक है। आफ्टर दैट यू स्टार्ट मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट्स टू कलेक्ट द डेटा। आपने एक लिस्ट बनाई है, आपने रोल नंबर्स लिख दिए वहाँ पे, रोल नंबर 1 2 3 इसी तरह। तो आप पहले रोल नंबर 1 के पास गए, उसको पूछा कि तुझे क्या प्रॉब्लम है, फिर आप रोल नंबर 2 के पास गए, फिर 3 के पास गए। इस तरह आप एक एक पर्सन के पास जा रहे हो और उसके जो प्रॉब्लम्स है वो आप नोट डाउन कर रहे हो। इस इन्वेस्टिगेशन को कहा जाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि यहाँ पे आप पर्सनली उस पर्सन के पास जाके डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हो। नाम से ही क्लियर होता है, पर्सनल का मतलब है पर्सनली उस बंदे के पास जाना और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सूटेबिलिटी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहले हमने डिस्कस किया उसका मीनिंग, फिर हमने उसकी एग्जांपल डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे सूटेबिलिटी की कौन सी कंडीशंस में ये मेथड अप्लाई होता है। फर्स्ट है व्हेन द इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी ओरिजिनल। ये मेथड वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे आप चाहते हो कि इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिले वो हो बिल्कुल ओरिजिनल, कोई भी उसमें गलती ना हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन जब आपको चाहिए होती है वहाँ पे ये मेथड यूज़ करते हो। एक्यूरेसी, आप ये चाहते हो कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही हो। इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी केप्ट सीक्रेट, यस, सबसे इम्पॉर्टेंट काम, आप इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना चाहते हो अपने बीच में और उस पर्सन के बीच में जिसने आपको ये सारे आंसर्स दिए हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज़ रिक्वायर्ड। ऐसी इन्फॉर्मेशन है, अब कोई पर्सन है जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके साथ तो आप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू ही यूज़ करोगे ना, पर्सनली उसके पास जाओगे, उससे क्वेश्चंस पूछोगे और आंसर्स नोट डाउन कर लोगे। द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लिमिटेड, मतलब जहाँ पे आपने थोड़े से बच्चों को इन्वेस्टिगेट करना हो। आपकी क्लास में सिर्फ और सिर्फ 25 स्टूडेंट्स हैं, ईजी है 25 बच्चों के साथ बात करके उनसे डेटा इकट्ठा करना। अगर आप एक दिन में 5 बच्चों से डेटा इकट्ठा करते हो तो 5 दिनों में आप ये पूरा डेटा जो है वो इकट्ठा कर सकते हो। सो जहाँ पे फील्ड ऑफ इंक्वायरी लिमिटेड है वहाँ पे ये मेथड यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं मेरिट्स की, कि हमें इस मेथड को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स की पहले हेडिंग दी है, यहाँ पे हम टोटल 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे हमें पता चलता है कि ये मेथड हमारे लिए यूज़फुल कैसे है। अब हम डिटेल में इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास ओरिजिनलिटी। ये हमने सूटेबिलिटी में भी डिस्कस किया था कि इस मेथड से जितना भी आप डाटा इकट्ठा करते हो वो ओरिजिनल होता है, आप खुद गए हो उन पर्सन्स के पास डेटा को इकट्ठा करने के लिए। फिर एक्यूरेसी इस डेटा में बहुत ज़्यादा होती है, बायसनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। बायसनेस का मतलब है कि मनगढ़ंत अपनी तरफ से आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करते। इसमें आप उस पर्सन के पास जाके सारी इन्फॉर्मेशन को लेते हो। फिर है रिलायबिलिटी। डेटा कलेक्टेड थ्रू पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज़ हाईली रिलायबल। जब आप खुद गए हो डेटा इकट्ठा करने के लिए तो डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हाईली रिलायबल होगी। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी। देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन आर कलेक्टेड डाटा, इट लेड्स टू कंपैरिजन। एक पर्सन को ड्यूटी दी है सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने की, उस पर्सन ने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाया
और उस फॉर्मेट को यूज़ करके उसने सभी से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद जो कंपैरिजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, क्योंकि सारा डाटा जो है वो सेम वे से इकट्ठा किया गया है। ए पर्सन से भी आपने 10 चीज़ें पूछी, बी पर्सन से भी आपने 10 चीज़ें पूछी, सी से भी आपने 10 ही चीज़ें पूछी, तो आप इनके आंसर्स को ईजिली कंपेयर कर सकते हो। आगे, related information, supplementary information is very important while using this method, other information is collected। आपने चीज़ें पूछनी थी 10, वहाँ पे एकदम आपको याद आया कि ये 2 चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने उन दोनों क्वेश्चंस के भी आंसर साथ ही में उस पर्सन से पूछ लिए, तो टोटल आपको कितने आंसर्स मिल गए? 12। इसी तरह अगर आप खुद ना जाते, आपने उनको एक लेटर भेज दी होती जिस पे एक सारे क्वेश्चन लिखे हुए होते, तो वो तो 2 क्वेश्चन आपके पास रह ही जाने थे, फिर आप दोबारा उनको वो 2 क्वेश्चन सेंड करते, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाना था। इसलिए सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप उनसे ऑन द स्पॉट ले सकते हो। इलास्टिक, दिस मेथड इज़ वेरी एडजस्टेबल। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो। पर्सन को क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप उसको क्वेश्चन चेंज करके पूछ लो, तो वो पर्सन उसका आंसर दे देगा और आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब ये तो हो गए फ़ायदे। डेफिनेटली एक चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे। अब यहाँ पे भी मैंने पहले सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं कि इसमें हम टोटल 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अब हम डिटेल में इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया। ये हमने सूटेबिलिटी में पॉइंट पढ़ा था कि लिमिटेड एरिया है, वहाँ पे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोल दिया कि जाओ पूरे स्कूल के बच्चों से पूछ के आओ। आपके स्कूल में 700 स्टूडेंट्स हैं, मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा और आप मुझे बोल दोगे कि मैम मैं नहीं इतना ज़्यादा डेटा इकट्ठा कर सकता। इसलिए ये चीज़ जो है वो डिफ़िकल्ट है उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे लोगों से इकट्ठी करनी होती है। फिर टाइम कंज्यूमिंग, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर एक एक पर्सन के पास जाएगा और उनसे इन्फॉर्मेशन लेगा। फिर पर्सनल बायसनेस, डेफिनेटली अब आप नहीं जाना चाहते इतने सारे बच्चों के पास, आपने कहा है कि मैं खुद ही अपनी तरफ से लिख दूंगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे स्कूल में हम फेस करते हैं, तो टीचर को कौन सा पता लगने वाला है मैंने ये लिखा है या मैं खुद बच्चों को पूछ के आया हूँ। इसलिए ये मेथड जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है फ़ायदेमंद हमारे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बायसनेस आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्टली। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं और आपको थोड़ा सा खर्चा भी करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। फिर लिमिटेड कवरेज, द रिजल्ट्स वी गेट फ्रॉम दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल एरिया, ओनली फॉर, यहाँ पे फॉर लिख लेना, ओनली फॉर स्मॉल एरिया। सिर्फ और सिर्फ छोटे एरिया को हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं, लार्ज एरिया को कवर नहीं कर सकते। ये भी इसकी क्या है, बहुत बड़ी डीमेरिट है। आई होप आपको ये चैप्टर का टॉपिक समझ में आ गया होगा, जिसमें आज हमने डिस्कस किया कि आप कैसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज़ करके डिफरेंट डेटाज जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेथड नंबर 2। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के बाद जो हमारा सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, उसको करेंगे डिस्कस। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।